आज के पाठ के जो प्रमुख बिंदु हैं पहले हम उन्हें जान लेते हैं। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, आज के पाठ में सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याएं और क्या उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो कार्यनीतियां बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर जनसंख्या विस्फोट के बारे में देखेंगे और किस प्रकार जन्म नियंत्रण किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम एमनियोसेंटेसिस पे बात करेंगे, जिसे हम उल्बेदन या अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो भ्रूण की लिंग जांच जो है उससे संबंधित होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा यौन संचारित रोग आएगा जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर बाध्यता, जिसमें हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिन्हें हम असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको जानेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम भाग 1 में हम इन 2 बिंदुओं को लेंगे, जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां, और जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण। बाकी के नीचे के ये जो 4 बिंदु हैं इन्हें हम भाग 2 में पढ़ेंगे। आज हम इस पे बात करते हैं। अब हम चलते हैं जब जाने कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन स्वास्थ्य, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं कि जनन स्वास्थ्य। अब सामान्य रूप में अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान के आधार में, जिसमें तो हम सिर्फ स्वस्थ जनन अंगों की बात करें और उनके जो सामान्य प्रकार हैं उनसे संबंधित होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि जो जनन है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखता है, उनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। तो इस प्रकार जो जनन होता है उसका एक भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी होता है। आप अपने आसपास देखें कि किसी भी घर में बच्चे का जो जन्म होता है वो बहुत ही उल्लास का विषय होता है, और साथ ही साथ अगर ऐसे भी परिवार हैं जिनके यहाँ अगर बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए ये बहुत ही दुख की बात होती है। और इस तरह जनन से संबंधित जो भी प्रकार हैं वो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ उसको समाज में उसकी उपस्थिति पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इसलिए जो जनन स्वास्थ्य है उनमें इन सारी चीजों को हम शामिल करते हैं। जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सामान्य समस्याएं हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं, अगर हम देखें कि भारत में जब से स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसके बाद जो समस्याएं थी उसमें सबसे प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि उच्च मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बच्चों, इस शब्द का अर्थ ये होता है कि जब कोई प्रसूता अपने बच्चे को जन्म देती है तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के समय या प्रसव के 45 दिन के अंदर, उन्हें हम MMR या मातृ मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर की जो है वो बहुत ज्यादा है और इसमें अभी कमी आई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जनन स्वास्थ्य को दर्शाने वाले कारकों में ये सबसे ऊपर आती है। उसके बाद उच्च शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जिसमें हमारे बच्चों के साथ इसमें 2 जो है वो परिभाषाएं छुपी होती। एक तो वो बच्चा जो 5 वर्ष से कम उम्र का है उसकी मृत्यु दर, और साथ ही साथ जो बच्चे जो 1 साल के अंदर के हैं जिन्हें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं वो भी शामिल होती है। तो ये दर भी हमारे देश में जो है वो ज्यादा है और ये भी एक जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा यौन संबंधी गलत धारणाएं, हमारे देश में यौन संबंधी बातों पे जो है चर्चा करना जो है वो एक तरह से बहुत ही
संकोच वाली बात होती है, बच्चे जल्दी नहीं पूछते, घर वाले उन्हें कुछ नहीं बताते, कोई और उन्हें सही सलाह नहीं देता। तो बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो इसमें फैली हुई हैं और बहुत सारे युवाओं या किशोरों को या किशोरियों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो अक्सर जो है वो गलत आदतों से छुटकारा नहीं पा पाते और इस तरह से जो है ये जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। साथ ही साथ उच्च अवांछित प्रजनन दर, वर्ष भर में जो प्रेगनेंसी हमारे यहाँ होती हैं उसमें से बहुत सारी प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं जो अवांछित होती हैं। इस प्रकार ये जनसंख्या को बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ फिर यौन संचारित रोग, जैसे मैंने बताया कि एसटीडी, जो यौन संबंधी क्रियाओं के द्वारा ये फैलने वाले रोग होते हैं, इनके बारे में भी पर्याप्त जानकारी नहीं होती और अगर जानकारी किसी को होती है तो लोग उसे संकोच बस से बताते नहीं है और इनका इलाज न होने के कारण ये भी हमारे जनन स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती हैं। इसके बाद असंतुलित लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी स्त्रियां जो हैं वो पाई जाती हैं, इसे हम लिंगानुपात कहते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे देश में जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं हैं उनके आधार पर अगर आप देखिए तो हमारे देश में पुरुषों को या जो लड़के हैं उन्हें ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसकी वजह से हमारे देश में जो लिंगानुपात है वो बहुत ही ज्यादा असंतुलित है और इस असंतुलन की वजह से भी जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं की अनुपलब्धता भी जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये हमारे देश में आजादी के समय से ही पाई जाती थी। बाद में जब देश में पहली सरकार बनी तो उन्होंने इस चीज को बहुत समझा कि देश में एक कार्य योजना होनी चाहिए जो इस जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हो, क्योंकि जब तक हमारा देश जो है वो जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमें बहुत सारी विकास कार्यों में मदद जो है नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार पूरे विश्व में भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य समाज हेतु जो है वो कार्य योजना बनाई। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई। बाद में इन कार्यक्रमों को यूनाइटेड नेशन के जो टारगेट्स थे उनके आधार पर उनको प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रमों को जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया और यह कार्यक्रम जो है 1997 में आया। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली प्लानिंग जो है परिवार कल्याण, वो इससे संबंधित कार्यों को या कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है और उन्हें संचालित करती हैं। अगर इन कार्यनीतियों में हम देखें तो सबसे पहला जो कार्यनीति जो है जो जनन स्वास्थ्य के लिए चलाई जाती है वो है व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम। ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो हैं वो लोगों के बीच में जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। इसके लिए एक पूरी कार्यनीति बनाई गई है, क्योंकि जब तक हमारे समाज के सभी लोग इसके बारे में शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम जनन स्वास्थ्य के ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस दिशा में जो है बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और आप भी देखते होंगे कि हमेशा टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम में हमेशा उसमें एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं इसके बारे में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में, इन योजनाओं के बारे में जागरूक हों और जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। साथ ही साथ बच्चों और किशोरों को शिक्षित करने के लिए यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि कक्षा 8 की पुस्तक में किशोरावस्था पे एक पाठ है और साथ ही साथ आप इंटर की कक्षा में हैं तो आपके में जनन स्वास्थ्य का पाठ है जो अभी किसी दूसरे आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की यौन शिक्षा को बढ़ावा देने से जो किशोर और युवा वर्ग हैं वो यौन समस्याओं से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उनसे उनको वो समझ पाते हैं और उनसे वो छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ वो ज्यादा सजग हो जाते हैं। इसके बाद बृहद शिशु टीकाकरण कार्यक्रम, ये हमारे सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ताकि हम अपने बच्चों का जो है वो टीकाकरण करवा सके और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें उन सभी तमाम
जो भयंकर बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके बचाव के लिए टीके लगवाए जा सके और कोई भी बच्चा इन टीकाकरण कार्यक्रम में ना छूटे। जैसे कि आप देखते हैं कि जब पोलियो के लिए टीकाकरण कार्यक्रम होता है तो जो पोलियो को घर घर जाके बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है और मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है ये योजना बनाई गई है कि जो प्रत्येक बच्चा है उन्हें इन सारे के सारे टीके जो है वो लगे रहें, ताकि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसे कम किया जा सके। साथ ही साथ मजबूत चिकित्सीय और संरचनात्मक सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जो है देश के कोने कोने में और ऐसे रिमोट एरिया में भी अब स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और इस तरह की जो परेशानियां, जो मातृ और शिशु की जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, उन्हें दूर किया जा सके। साथ ही साथ जननी सुरक्षा योजना और पोषण कार्यक्रम, ये कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनके द्वारा हम जो प्रसूताएं हैं, जो माताएं हैं, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दे सकें और मातृत्व मृत्यु दर में कमी ला सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो माँ है, जो माँ बनने वाली स्त्रियां हैं, उन्हें भरपूर पोषण मिले, समय से उनके भी टीके लगते रहें, ताकि प्रसव के समय उनकी मृत्यु दर कम हो सके। साथ ही साथ एमटीपी को कानूनी मान्यता देकर जो अवांछित प्रजनन दर है उसे कम किया जा सके और साथ ही साथ एमिनोसेंटेसिस या भ्रूण लिंग जांच को रोककर हम लिंगानुपात को जो है वो बैलेंस कर सके, इसकी कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इन सारी कार्य नीतियों का व्यापक असर भी हमें देखने को अब मिल रहा है। अगर हम पिछले 20 वर्षों की ही बात करें तो हमने इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं, बशर्ते ये परिणाम जो है वो विश्व जो यूनाइटेड नेशन जो है उनके दिए गए परिणामों के मुकाबले थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट हमने पाए हैं वो काफी अच्छे हैं। जैसे कि बेहतर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, जिससे मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। बच्चों, अगर हम पिछले 15 सालों की ही बात करें तो जो हमारी मातृत्व मृत्यु दर है वो 167 से घटकर 113 पे आ गई है और साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। तो इस तरह की जो कमी है वो दर्शाती है कि जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं उनका व्यापक असर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और अभी हमें और भी माइलस्टोन जो है वो प्राप्त करने हैं, लेकिन हाँ, जो अभी हम उस दिशा में अग्रसर जरूर हैं। साथ ही साथ यौन संबंधी समस्याओं के प्रति भी लोगों में काफी जागरूकता आई है। अब लोग काफी जागरूक हो चुके हैं कि ये बीमारी अगर हमारी है तो इसके बारे में हमें डॉक्टर को से बात करनी चाहिए। ये गुप्त रखने वाली बीमारी नहीं है और इनका इलाज हो सकता है, हम ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है। साथ ही साथ असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोगों से बाध्यता का भी निदान मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे देश में जो है वो इसके ऊपर काफी काम हो रहा है और साथ ही साथ इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं कि जो हम इनफर्टिलिटी का भी इलाज कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजों के लिए भी अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं और उच्च तकनीकें जो हैं वो अब हमारे देश में आ चुकी हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें दर्शाती हैं कि हम अच्छे रास्ते पे हैं और अगर इसको देखें तो इसके परिणाम जो हैं उनसे जो है जो जनन स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो परिणाम बनाए गए हैं उन परिणामों से जो है हमें एक और चीज मिली है जिसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। इसको समझने के लिए ये देखिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। मतलब विश्व में प्रत्येक छठा व्यक्ति जो है वो भारतीय है। हम पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जनसंख्या के मामले में और इसके पीछे जो कारण है वो है कि आजादी के बाद जो मृत्यु दर में जो है तीव्र गिरावट आई है। साथ ही साथ मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है
और जनन आयु वर्ग मतलब वो उस एज ग्रुप के लोग जो जनन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जो बच्चे पैदा करते, उनकी संख्या में अतिशय वृद्धि हुई है। आपको पता है कि भारत जो है इस समय सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है, तो उस हिसाब से जनन आयु वर्ग की संख्या में बहुत वृद्धि हुई, जिसकी वजह से जो हमारे देश की जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। आप इसी का अंदाजा लगाइए कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और आज इस समय हमारी जनसंख्या जो है 130 करोड़ से भी ज्यादा है। अब इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या का असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है? क्यों जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि को विस्फोटक स्तर से नीचे ले आएं, उसमें एक अस्थायित्व लाएं? इसको समझने के लिए हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो देख सकते हैं। माल्थस जो है उन्होंने ये बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन जो है वो अंकगणितीय के आधार पर बढ़ते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जो जनसंख्या है वो आपके बीजगणितीय के हिसाब से बढ़ती है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस प्रकार जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लगभग दुगनी हो जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि आपकी रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं कि अन्न आवास और कपड़े जो है, उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है और वो भी एक निश्चित समय तक बढ़ सकती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती है। तो ये जो आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो देश के प्रत्येक नागरिक को देना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने देश की जनसंख्या को अस्थायी करें। अब देश में जनसंख्या को अस्थायी हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से हम अपने देश में जन्म को नियंत्रित कर सकें। जन्म नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए जन्म दर को नियंत्रित करने के उपाय किए गए। इसके लिए व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें लोगों को जाकर ये जागरूक किया गया कि जो है आप अपने परिवार को छोटा रखिए, परिवार में 2 ही बच्चे हों, 2 बच्चों के बीच में भी पर्याप्त कम से कम 3 वर्ष का अंतर हो, और उसके बाद जो है लघु परिवारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय और उनकी उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। जिस तरह के जो गर्भ निरोधक उपाय थे उन्हें लोगों के बीच पहुंचाया गया ताकि वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके, खासकर जो है शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो उपलब्ध हो। और विवाह के लिए आयु का निर्धारण किया गया। आपको जैसे पता है कि हमारे देश में विवाह के लिए लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन अब तो सरकार इसे और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है। क्यों? ताकि जो जनन का समय है, जिस समय हम रिप्रोडक्टिव फेज में रहते हैं, उसे जो है हम कम कर सके और साथ ही साथ इस प्रकार भी जन्म जो दर है उसे घटाया जा सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों, जैसे कि मैंने कहा कि टीवी और रेडियो या फिर आशा बहनों या जो अन्य कार्यकर्ती है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं, या विभिन्न संगठनों की सहायता से परिवार नियोजन कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उनको घर घर पहुंचाने की कोशिश की गई। आपको ने देखा होगा कि हम 2 हमारे 2 ये नारा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर था। अब जाके जो है अब तो लोगों ने इसे हम 2 हमारे 1 में भी बदल लिया है, ताकि हम जो है परिवार को छोटा रख सके और साथ ही साथ एक ही बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके, उसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सके। इन सारी चीजों में जो है, इन सारी चीजों से जो है वो बच्चों को जो है वो अच्छा भविष्य दिया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि हम जन्म नियंत्रण को लाएं और जनसंख्या वृद्धि को हम अपने कम रख सके। तो जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों का जो है वो प्रयोग किया गया। जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों में सबसे जो कारगर है वो होता है गर्भ निरोधक विधियां, जिसमें हम गर्भाधान को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वो प्रजनन दर को कम किया जा सके।
इसमें दो प्रकार की विधियां हम देखते हैं, एक होती है अस्थायी विधि और दूसरी होती है स्थायी विधि, परमानेंट मेथड्स और टेम्पोररी मेथड्स। जो हमारे अस्थायी विधियां हैं उसमें सबसे पहले जो विधि आती है वो है प्राकृतिक विधि, दूसरी आती है रोध जिसमें हम किसी अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं, और तीसरी आती है रासायनिक विधि होती है जिसमें हम कुछ रसायनों का प्रयोग करके जो है वो गर्भाधान को रोक सकते हैं, ये गर्भ निरोधक के रूप में इन्हें प्रयोग करते हैं। स्थायी विधि जो होती है उसमें हम शल्य क्रिया विधि को अपनाते हैं, अर्थात हम ऑपरेशन के द्वारा जो है वो गर्भ निरोधक या गर्भ नियंत्रण को जन नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। जब हम प्राकृतिक और परंपरागत जो विधियां हमारी हैं अगर हम उनको देखें तो इन विधियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो अंडाणु होते हैं वो शुक्राणु से ना मिल सके और इस प्रकार जो है वो सगर्भता मेंटेन ना हो। अर्थात आपको पता है कि जो अंडाणु होता है वो अंडोत्सर्ग के बाद अगर 24 से 48 घंटे तक ही वो एक्टिव होता है, अगर इस समय जो है स्पर्म उसको नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो आपकी सगर्भता या प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी है। तो इस प्रकार यह जो विधि है परंपरागत रूप से वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय जिस समय अंडोत्सर्ग हो शुक्राणु वहां पर ना हो। इसके लिए 3 विधियां जो हैं वो काम में लाई जाती है, जैसे कि आवधिक संयम। जैसे मैंने बताया कि जो आर्तो चक्र होता है उसके पहले दिन से लेके 28 दिन की जो साइकिल होती है उसमें जो 10वां दिन होता है और 17वां डे जो होता है, ये जो समय होता है इसे हम निषेच अवधि कहते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जिस समय अंडोत्सर्ग होता है और इस समय जब शुक्राणु वहां उपस्थित होता है तो निषेचन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस अवधि को असुरक्षित अवधि मानी जाती है। अगर इस समय जो है सहवास ना हो तो निषेचन या सगर्भता की संभावना नहीं रहती है। साथ ही साथ इसके बाद दूसरा होता है बाह्य स्खलन, जिस समय कॉपुलेशन के समय अगर जो है इंसेमिनेशन ना हो तो भी गर्भाधान की संभावना कम हो जाती है। और साथ ही साथ स्तनपान अनावर्त, मतलब जब लैक्टेशन एमोनोरिया, इस समय जो है वो आपका जो बच्चा होता है उस समय स्तनपान की वजह से आर्तो चक्र नहीं होता है और इस समय जो है सगर्भता की संभावना कम होती है। जो रोध या बैरियर विधि होती है इसमें हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जा सके। इसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है कंडोम या रोध। ये पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए होते हैं, उन्हें एक बार यूज किया जाता है, ये लेटेक्स के बने होते हैं। साथ ही साथ डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट आदि भी जो है वो भी ऐसे रोध होते हैं जो महिलाओं के लिए होते हैं और इन्हें बार बार जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भी जो है वो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकने का कार्य करते हैं। भारत में जो सबसे दूसरी प्रभावी विधि जो इस्तेमाल की जाती है वो है अंतःगर्भाशय युक्ति। और आपको पता है कि ये जो है ये डॉक्टर या नर्सों के द्वारा जो है इन्हें गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। और आजकल जो है बहुत सारी अंतःगर्भाशय युक्तियां जो हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्ति जिसे हम लीपलेस लूप कहते हैं, या फिर कॉपर टी जिसमें तांबा मोचक होता है। ये जो तांबा होता है वो शुक्राणुओं की जो फैगोसाइटोसिस है उसको बढ़ा देता है। और साथ ही साथ हार्मोनल अंतःगर्भाशय युक्तियां जैसे कि प्रोजेस्टार्ट, LNG-20 जो है वो आपके जो गर्भाशय की दीवार है उस पे भ्रूण के रोपण को कम कर देता है और साथ ही साथ जो सर्विक्स होती है उसकी भी गतिविधि को कम कर देता है। अगर हम रासायनिक विधियों में देखें तो इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है गर्भ निरोधक गोलियां जो महिलाओं द्वारा मुंह से ली जाती हैं और ये प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन का संयोजन होती है, जैसे कि मालाडी जो कि 21 दिनों तक ली जाती है, या फिर सहेली जो कि हर हफ्ते 1 गोली ली जाती है। इसमें से बच्चों मैं बता दूं कि ये जो सहेली है ये
इसकी खोज यहीं लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को मंदित कर देते हैं और गर्भाशय की ग्रीवा की जो श्लेष्मता होती है उसकी गुणवत्ता बदल देते हैं, जिससे शुक्राणुओं की जो गति है वो मंद हो जाती है और उनके प्रवेश को भी रोक दिया जाता है ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा बहुत सारे स्पर्मासाइडल जेल क्रीम का भी प्रयोग किया जाता है ताकि शुक्राणुओं को जो है वो समाप्त किया जा सके। और अब तो जो है अंतररोप या इम्प्लांट जो है वो भी आ गए हैं, जिन्हें शरीर के हिस्से में इम्प्लांट कर दिया जाता हो और कम से कम ये जो है लंबे समय तक जो है आपको गर्भाधान से मुक्ति दिलाते हैं। गर्भ निरोधक की जो अस्थायी विधि है वो है शैल्य क्रियात्मक विधि, जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसे बंधीकरण या स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें पुरुषों का जो वास डिफरेंसिया होता है उसमें एक कट करके उसे बांध दिया जाता है, जिसे हम नसबंदी या वेसोक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों में जो उनकी फैलोपियन ट्यूब है उसे काट के और फिर उसे भी बांध दिया जाता है और इसे हम नालबंदी या ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। और ये शैल्य क्रिया जो है ये आपकी अस्थायी विधि होती है और ये उन परिवारों द्वारा अपनाई जाती है जो आगे बच्चे नहीं चाहते हैं। इस प्रकार गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करके हम जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। बच्चों, आज के लिए आपके जो अभ्यास के लिए प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को समझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न आपका है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, इस पर आप प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है गर्भ निरोधक का उपयोग क्या न्यायोचित है, कारण बताइए। चौथा प्रश्न जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। और पांचवा प्रश्न आपका जो है वो है गर्भ निरोधक विधियों का विस्तार में वर्णन कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवेल कोरोना